हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशंस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब ये शॉर्ट नोट आपको काफ़ी बार एग्जाम में थियरी में पूछी जाती है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट के अंदर इसकी गिनती होती है। यूजुअली ये एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट शॉर्ट नोट रहता है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसके बारे में कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन जानें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब जैसे हमने बताया कि ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ड्रग को प्लाज्मा में रहे प्रोटीन के साथ बाइंड करना है या पेरिफेरल प्रोटीन्स के साथ, या फिर उसे बोलते हैं हम टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंड करना है। जैसे हमने आगे देखा है कि जो भी ड्रग प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ बाइंड रहती है वो प्लाज्मा में या ब्लड में कन्फाइंड रहती है। पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन उसका बहुत कम होता है, तो ऐसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लेस होता है। सो देयर वुड बी लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ड्रग प्लाज्मा में कम रहती है वो और पेरिफेरल टिश्यूज़ के प्रति जिसका ज़्यादा एफिनिटी रहता है, जो वो टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा रहता है और उसका ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये तो हमको पता चल गया है। अब जो प्लाज्मा में भी रहे प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से टाइप के हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारे प्रोटीन हैं, लेकिन हमारे फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दो प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है एल्ब्यूमिन और दूसरा होता है एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अभी जो एसिडिक ड्रग है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है और जो बेसिक ड्रग है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ होता है। ये दोनों टाइप के प्रोटीन्स है वो प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं, लेकिन ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसके साथ ड्रग्स के साथ ये बाइंड होते हैं। तो आप ए फॉर ए याद रख सकते हैं। जैसे एसिडिक ड्रग है तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगी और बेसिक ड्रग है तो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होगी। अगर हम डोज इंक्रीज करते हैं ये दवाइयों का तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, मीन्स वो ड्रग प्लाज्मा में ज़्यादा कन्फाइंड रहेगी, उसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगा। तो अगर उसका हम डोज इंक्रीज करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ इवेंचुअली बाइंड हो जाएगी। क्या होगा कि सभी जो बाइंडिंग साइट है वो सेचूरेट हो जाएगी और सभी बाइंडिंग साइट सेचूरेट हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल जैसे हम लोग वो चेयर वाला गेम खेलते हैं कि चेयर पे ऊपर कोई बंदा बैठ गया है, ऐसे डिफरेंट चेयर्स है, सभी चेयर्स ऑक्यूपाई हो गया है, फिर भी हम डोज बढ़ाते ही रहते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो फ्री ड्रग है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। फ्री ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है और उससे साइड इफ़ेक्ट्स होने का खतरा बना रहता है, या फिर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स या फिर साइड इफ़ेक्ट्स होने का खतरा रहता है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये प्लाज्मा प्रोटीन का, तो जैसे हमने देख लिया है कि जो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग रहती है वो लार्जली रिस्ट्रिक्ट रहती है वास्कुलर कंपार्टमेंट में, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहता है। ऐसी ड्रग में अगर टॉक्सिसिटी होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो हमको बेनिफिट है हीमोडायलिसिस का। हीमोडायलिसिस से हम ऐसी ड्रग को बाहर निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ ड्रग रहेगा तो वहाँ हीमोडायलिसिस काम करेगा नहीं, वहाँ पे हीमोडायलिसिस काम नहीं करेगा। तो इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ ड्रग का एग्जांपल दिया है। अभी ड्रग थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, जैसे बाल्प्रोइक, फेनिटोइन हो गए और बेंजोडाइजिपिन्स, बार्बिचुरेट हो गए। तो ये जो 4 ड्रग्स हैं वो एपिलेप्सी में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। एनसेड्स जो पेन किलर मेडिसिन हैं। फिर कुछ एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, सल्फोनेमाइड, टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक है। हाइपोग्लाइसेमिक जो डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं, टॉलब्यूटामाइड और वॉरफेरिन एंटीकोएगुलेंट। ये सब जो दवाइयाँ हैं वो एसिडिक है और वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होती है। और जहाँ पे कुछ मेडिसिन हैं वो रिसेप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेंगे, जैसे अल्फ़ा ब्लॉकर्स प्राजोसिन है, बीटा ब्लॉकर्स यहाँ पे मेडिसिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे वेरापामिल है, लोकल एनेस्थेटिक मेडिकेशंस ब्यूपीवाकिन, लिग्नोकिन। ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं। वो सब बेसिक होता है और वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होता है। अभी दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का क्या होता है कि जो ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ दवाई बाइंड रहता है तो इसे हम बोलते हैं बाउंड ड्रग, और जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं रहता है वो बोलते हैं हम लोग फ्री ड्रग। तो ये जो बाउंड ड्रग और फ्री ड्रग रहता है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, उसका बैलेंस रहता है। जैसे ही फ्री ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा यहाँ से ड्रग
रिलीज हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फॉर्म में से और अगेन फ्री ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्री ड्रग ही रहता है कि जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशंस के प्रोसेस में जाता है। बाउंड ड्रग कभी भी मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन नहीं होता है। सो फ्री ड्रग ऑलवेज अंडरगोज मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, और उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हो जाता है तो उससे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो फिर मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन से ये ड्रग छूट जाएगा और अगेन इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगा। सो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बाउंड फ्रैक्शन है वो कभी भी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन उसका नहीं होता है। बाउंड फॉर्म इज जस्ट एक्टिंग एज अ रिजर्वॉयर, और जितना बॉन्डिंग ज़्यादा होता है उतना ड्रग क्या लॉन्गर एक्टिंग बनता है। जैसे हमने बता दिया क्यों लॉन्गर एक्टिंग बनेगा, क्योंकि ये ड्रग का धीरे 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 मेटाबॉलिज्म होता रहेगा और धीरे धीरे ये यहाँ पे रिलीज होता रहेगा, तो उससे क्या होगा कि ड्रग का एक्शन लॉन्गेटिविटी बढ़ जाएगा। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग होता है वो कंपेरेटिवली लॉन्गर एक्टिंग रहता है। सो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन किसी भी ड्रग का अगर हमें पता लगाना हो तो क्या होगा, जो बाइंड ड्रग है और फ्री ड्रग है दोनों को अब कंबाइन करेंगे तो उसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आएगा, क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि ड्रग जो होता है वो ब्लड में कुछ बाउंड फॉर्म में भी रहता है और कुछ ड्रग फ्री फॉर्म में भी रहता है और उसका इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव्ड होता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में जानना ज़रूरी है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ऐसे नाम पे से ही आपको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट या मीन्स एक ड्रग दूसरी ड्रग को डिस्प्लेस करेगा। कहाँ से? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है और उसके साथ ये ड्रग हमारा अटैच्ड है। अभी हमने एक दूसरा ड्रग इंट्रोड्यूस किया बॉडी में, लेकिन ये ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ड्रग का हायर एफिनिटी है। किसके साथ? हायर एफिनिटी मीन्स ज़्यादा आकर्षण है किसके साथ? अपने प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो इस ड्रग से ज़्यादा इस ड्रग का एफिनिटी ज़्यादा है, ऐसी ड्रग हमने इंट्रोड्यूस की है। सो आपने यहाँ पे दो ड्रग इंट्रोड्यूस की है, एक ड्रग जो ऑलरेडी बाउंड फॉर्म में है और अभी एक दूसरी ड्रग इंट्रोड्यूस की है जिसका एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन के प्रति ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली क्या करेगा, जिसका एफिनिटी आकर्षण ज़्यादा होगा प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ तो वो आके वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और जो ऑलरेडी बाउंड ड्रग है उसको वहाँ से निकलना पड़ेगा। सो अभी उसका क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो निकली ड्रग, जो डिस्प्लेस्ड ड्रग हुई, उसका फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बहुत बढ़ जाएगा, प्लाज्मा में बहुत बढ़ जाएगा। और जैसे हमने बात की, जब भी फ्री कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या फिर टॉक्सिक इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, के जो हाई एफिनिटी वाली दवाई है वो लो एफिनिटी वाली दवाई को डिस्प्लेस कर देगी। कहाँ से? प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर से। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं, दो तीन एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। जैसे एस्पिरिन, तो एस्पिरिन है उसकी ज़्यादा अफिनिटी होती है और वो डिस्प्लेस करती है किसको? सल्फोनिल यूरियास। ये जो सल्फोनिल यूरियास है वो डायबिटीज़ में यूज़ होती है और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो देर आर चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कम होने का चांसेस बढ़ जाता है। इंडोमेथासिन, फेनिटोइन जैसी दवाइयाँ हैं वो डिस्प्लेस करती है वॉरफेरिन को। सो अगर वॉरफेरिन का फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वॉरफेरिन एंटीकोएगुलेंट ड्रग है जिससे ब्लीडिंग चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। सल्फोनेमाइड जैसी दवाइयाँ हैं वो विटामिन के को डिस्प्लेस करेंगी, बिलीरुबिन को। विटामिन के डिस्प्लेसिस विटामिन के डिस्प्लेसिस बिलीरुबिन। सो बिलीरुबिन का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो उससे कार्निक टेरस का चांसेस होता है। मीन्स बिलीरुबिन कहीं पे भी टिश्यूज़ में जाके बाइंड होता है, स्पेशली ब्रेन में जाके बाइंड होता है और उससे बच्चे का लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में जो क्लिनिकली अफेक्ट करता है उसका लेवल्स, प्रोटीन्स का लेवल्स। जैसे कुछ कंडीशंस हो गई जहाँ पे प्रोटीन का लेवल कम हो गया, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया, हाइपो अल्ब्यूमिनीमिया हो गया, तो क्या होगा? जैसे हमें पता है कि जो ड्रग अल्ब्यूमिन के साथ अब बाइंड होती है उसके लिए इनफ प्रोटीन है नहीं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा और फ्री ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से उसका टॉक्सिसिटी होगा। और कुछ कंडीशंस है जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए प्रेगनेंसी है कि जहाँ पे अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अब
बढ़ जाएगा, सो उससे ड्रग लॉन्गर एक्टिंग हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड रहेगी, धीरे धीरे उसका एक्शन आएगा, धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म होगा, तो बॉडी में वो थोड़े लंबे समय तक रहेगी। तो उस टाइम पे भी आपको डोज मॉडिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन का लेवल बढ़ने या कम होने से ड्रग के एक्शंस पे या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस पे अफेक्ट होता है। तो ये उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। थैंक यू वेरी